हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी यूनिट 10 जो है उसको एक बार फिर लेके आई हूँ। एक रिवीजन क्लास आपका हो जाएगा। इसके शॉर्ट नोट जो भी इम्पोर्टेंट थे उनके लिए मैं एक बार दोबारा से आपकी रिवीजन करवा रही हूँ। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी होता है। तो आज हम इकाई 10 के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विधाओं और उनके प्रकाशन वर्ष की। तो जो भी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। अगली रचना है आवारा मसीहा, जीवनी है किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, 1974 ईस्वी। और जीवनी किसकी है? शरत चंद्र के जीवन पे आधारित है। प्रश्न अधिकतर यही पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा है और किसकी जीवनी है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ और चीज़ें भी होंगी तो वो मैं बाद में ऐड करूँगी जो आपको पढ़ना चाहिए। अगला है चीड़ों पर चांदनी। ये यात्रा वृत्तांत है किसका है? निर्मल वर्मा का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा का, 1972 ईस्वी। ऋण जल धन जल, रेणु जी का है, प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी। अकेला मेला, रमेश चंद्र शाह, 2009 ईस्वी। अगला है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी, 1932 ईस्वी। निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, 1971 ईस्वी। चिट्ठी पत्री, अमृत राय कृत, प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। चलिए अब इसके प्रश्नों को आगे देख लेते हैं अलग अलग से क्या क्या इसमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत। ये क्या है? एक आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। इसमें लेखक ने जो है इसको कब लिखा था? 60 दौरे की आयु के पश्चात, जब लेखक 60 वर्ष के हो गए उसके पश्चात इन्होंने इसको लिखा है। और इसमें उन्होंने कितने वर्षों को आधार बनाया है? तो जीवन के प्रारंभिक, यानी उन्होंने संपूर्ण जीवन को आधार ना बना के सिर्फ 21 वर्ष, जीवन के उनके प्रारंभिक 21 वर्ष है उनको आधार बनाकर उन्होंने ये आत्मकथा अपनी लिखी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कितने वर्षों का है? अब कुल अध्याय, इसमें अध्याय की बात करें तो कुल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय है, जिसमें से 13 जो है वो महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें 9 अध्याय जो है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है, और अध्याय 3 जो है इसका वो अपनी खबर शीर्षक है। ये जो आपका शीर्षक बढ़ जाता है अपनी खबर वो इसका अध्याय 3 है। अब बात करें इसमें अध्याय चुनार एवं बनारस जो है, बनारस और कलकत्ता, ये किससे संबंधित है? स्थान से संबंधित है। यहाँ मैं आपको इसके अध्यायों की सूची बताऊंगी। शिव पूजन सहाय ने उग्र जी को आत्मकथा जो है लिखने को कहा। तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये आत्मकथा लिखे? तो इनको प्रेरणा देने वाले थे शिव पूजन सहाय। तो ये चीज़ें हो गई इस आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें। अब बात करते हैं इसके अध्यायों की सूचियों की। तो पहला आता है इसमें दिग्दर्शन, दूसरा है प्रवेश, तीसरा है अपनी खबर, चौथा है धरती और धान, फिर है चुनार, फिर है नागा भगवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु परारकर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी। 15वां है बनारस और कलकत्ता, और फिर उसके बाद है जीवन संक्षेप, और अंतिम है इसका असंबल गान। तो ये जो है आपके 17 जो इसके मैंने यहाँ पे बताए कि अध्याय हैं वो आपको पता चल गए, जिसमें से 13 अध्याय जो है महत्वपूर्ण है, ये चीज़ देख लीजिए। और 3 क्या है? इसका 3 नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे, अपनी खबर है 3 नंबर वाला। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो चुनार है
और बनारस और कलकत्ता जो कि इसका 15वां है वो स्थान से संबंधित है। बाकी तो ये लोगों के जीवन, जो लेखक के जीवन में ये लोग आए हैं, उनका उन पे क्या प्रभाव पड़ा, इनसे संबंधित है। तो अगला है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ये इसमें क्या वर्णित है, तो बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की इसमें जीवनी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, मार्च 1974। ये जो जीवनी है ये 3 पर्वों में विभाजित है। तो ये ध्यान में रखिए, कितने पर्वों में विभाजित है, तो 3 पर्वों में, और पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो 430 है। और इसमें जो 3 पर्व आते हैं कौन से हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशाहारा कितने उपशीर्षकों में विभाजित है, तो आगे जो दिशाहारा है वो 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। दिशा की खोज भी 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। वहीं पे दिशांत जो है वो 30 उपशीर्षकों में विभाजित है। सॉरी। तो अब दिशाहारा में क्या है, तो जो सबसे पहला ये हो जाता है, इसमें क्या है, लेखक के रंगून जाने से पहले की जो कथा है, यानी उसका बचपन से लेकर यौवन तक का वर्णन जो हमें दिशाहारा में देखने को मिलता है। फिर दिशा की खोज में क्या है, रंगून के जीवन का वर्णन, नौकरी की खोज आदि इसका वर्णन है। जो रंगून में उसने समय बिताया लेखक ने, उसका वर्णन हमें दिशा की खोज में मिलता है। दिशांत, रंगून से जो अपने देश लौटता है लेखक, उसका वर्णन दिशांत में मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसके पात्रों की। तो इसके स्त्री पात्रों पे बात करें तो सबसे पहले है भुवन मोहिनी। वो कौन है, शरतचंद्र की माँ है। शांति शरतचंद्र की पहली पत्नी है। हिरण्यमयी दूसरी पत्नी है, और उसका एक अन्य नाम जो है मौसदा भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हिरण्यमयी कौन है, लेखक की पत्नी है, और उसका 2 नाम प्रयोग हुआ है, मौसदा भी है। धीरू कौन है, लेखक के बचपन की साथी है। निर्दा यौवनावस्था की प्रेयसी है। अब बात करते हैं इसके पुरुष पात्रों की। तो मोतीलाल पिता है लेखक के, और यायावर प्रवृत्ति के हैं और स्वप्नदर्शी हैं। सुरेंद्रनाथ मामा हैं। इसके अलावा राजू उर्फ इंद्रनाथ जो कि लेखक के मित्र हैं। तो ये सारे इसके पात्र हो जाते हैं। चलिए अगली रचना देखते हैं। तो वो है सुधिया उस चंदन के वन की, जिसके लेखक है विष्णुकांत शास्त्री जी। और ये क्या है, एक संस्मरण है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। और ये क्या है, हजारी प्रसाद और अज्ञे जी को ये समर्पित करके लिखा गया है। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे आ सकता है प्रकाशन वर्ष आदि पूछने के अलावा कि ये किसको समर्पित है, तो हजारी प्रसाद और द्विवेदी जी को समर्पित है। इसमें अध्यायों की बात करें तो इसमें 12 अध्याय है। और ये जो नाम दिया गया है सुधिया उस चंदन के वन की, ये क्या है, तो ये गिरिजा कुमार माथुर ने एक कविता लिखी थी। तो उस कविता की पंक्ति है सुधिया उस चंदन के वन की, जो इन्होंने अपने संस्मरण का नाम रख दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पंक्ति किसकी है, तो गिरिजा कुमार माथुर करिएगा। और आपसे पूछे कि ये संस्मरण किसका है, तो विष्णुकांत शास्त्री जी का है। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है, जो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें 12 अध्याय है, तो वो 12 अध्याय कौन से हैं। तो पहला है श्रद्धा और विवेक की ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। दूसरा है खंड खंड फिर भी अखंड, स्वामी अखंडानंद सरस्वती को समर्पित है। तीसरा है दीप बुझ गया शिखा अमर है, ये किसका है, महादेवी वर्मा का है। अगला है आलोक हुआ अपनापन, किसका है, अज्ञे जी का है। फूल की पहचान सरस सुवास केवल, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता, ये किसका है, पंडित गांधी नरोत्तम शास्त्री। वाग भी विधता की साकार मूर्ति, ये कौन है, देवेंद्र नाथ शर्मा। रणनीति की वरीयता, ये कौन है, नामवर सिंह। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष, ये कौन है, उमाशंकर जोशी। विधायक की यात्रा, भागवत भूमि उत्तर यात्रा, और है पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच चंद रोज। तो
देखिए इसमें आप ये कर सकते हैं, नाम तो ऐसे सारे याद रखने हैं, लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए तो पहला याद रखिएगा, पहला महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद ये भी देखिए महादेवी वर्मा को ये है फूल की पहचान सरस सुवस, ये हो गया। ये पीढ़ियों से बिछड़े हुए अंतिम जो है इसकी रचना देख लीजिएगा। तो ये कुछ 4-5 है जो आपको याद ज़रूर रखना चाहिए। हो सकता है आपको प्रज्ञा पुरुष पूछ ले, तो क्योंकि ये इनके नामों पे प्रयुक्त हुआ है तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ है वही है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको बताया। अगला जो है वो है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा कृत। ये क्या है, एक यात्रा साहित्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। और ये क्या है, निर्मल वर्मा का पहला संस्मरण है। और इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें यूरोप यात्रा का वर्णन है, परंतु जो ये चीड़ों पर चांदनी की बात है वो शिमला के चीड़ों की बात कही गई है। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, चीड़ों पर चांदनी में क्या है, इसमें यूरोप यात्रा का वर्णन है, लेकिन जो ये शब्द प्रयोग हुआ है चीड़ों पर चांदनी, तो ये चीड़ों पर चांदनी यूरोप का नहीं है, बल्कि शिमला के चीड़ों की बात जो है इसमें कही गई है। और इसमें हमें 3 नामों का उल्लेख जो है वो आभार स्वरूप लेखक ने प्रयोग किया है। तो वो 3 नाम हैं स्वामीनाथ, बरेन राय और आइसलैंडी कृति थोमिरमेर योगीर सेन सोन। तो इन 3 नामों को लेखक ने आभार स्वरूप प्रयुक्त किया है, तो इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं विषयों की। तो इसमें कौन कौन से विषय है, तो पहला है उत्तर रोशनियों की ओर। अब इसमें कौन सा आता है, तो इसमें आता है ब्रेख्त और एक उदास नगर, रोती हुई मोमेंट का शहूर, उत्तर रोशनियों की ओर और सफ़ेद रातें और हवा। दूसरा है चीड़ों पर चांदनी, तो इसका दूसरा अध्याय या दूसरी सूची हो जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, लिहित से एक संस्मरण, वर्त राम की एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना और चीड़ों पर चांदनी। तीसरा है देहरी के बाहर। तो ये 3 जो भागों में है ये ध्यान रखिएगा, और 3 भागों के भी भाग हैं, मतलब शीर्षकों के भी उपशीर्षक, आप इसको ऐसे ले सकते हैं। तो शीर्षक तीनों कौन से हैं और उसमें उपशीर्षक कौन से आए हैं वो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि प्रश्न पिछली बारी यूपीएचएससी में पूछ लिया गया था कि ब्रेख्त एक उदास नगर जो है वो किस में आता है, तो इस प्रकार से 20 से आपसे पूछ लेंगे, तो नाम याद रखिएगा। तो तीसरा है यहाँ पे देहरी एक के बाहर, ये क्या है, लेक्सनेस एक इंटरव्यू, काफा और चापेक समकालीन चेक साहित्य, और देहरी के भीतर चेखव के पत्र। वैसे पात्रों की बात करें तो इसमें लेखक मारिया थोगियर, एंगुई दुबुआ और एल्विन शामिल हैं। अब बात करते हैं मेरा परिवार महादेवी वर्मा कृत। तो देखिए इसमें इसको जो है कहीं कहीं आपको रेखा चित्र इसको सुनने को मिलेगा, तो कहीं संस्मरण देखने को मिलेगा। तो जो भी उत्तर हो हिसाब से अपना लगाइएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, बाकी दोनों ही चीज़ों का प्रयोग जो है इसके लिए किया है, और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं होती। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1972 ईस्वी है, और ये महादेवी वर्मा का चौथा संस्मरण है। और इसमें क्या है, तो इसमें पालतू पशु पक्षियों का जो है वर्णन किया गया है। और इसमें कुल कितने संस्मरण हैं, तो इसमें कुल 7 संस्मरण है। अब यहाँ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, जो आप सभी लोग हमेशा पूछते हैं कि कई लोगों का कहना है कि मेरा परिवार में कुल 9 संस्मरण हैं, और कई लोग कहते हैं कि इसमें 7 है। तो फाइनली जो है मैं इसका उत्तर बता दूं कि इसमें जो कुल संस्मरण है वो 7 ही है, क्योंकि जब आप विषय पढ़ेंगे तो विषय के अंतर्गत आपको 9 मिलेंगे। नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि कौन क्या है। सोना, हिरनी, दुर्मुख, खरगोश, ये हिरनी हो गया, दुर्मुख खरगोश है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ता है, निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। तो ये जो आखिरी संस्मरण है इसमें 7वां, उसमें आपको 3 एक साथ मिल रहे हैं, तो इसलिए बहुत से लोग इसको 9 जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसका अध्यायवार सूची देखेंगे तो इसमें आपको ये जो लास्ट वाला है उसमें 2 और ऐड है। तो अध्यायवार जब आप सूची देखेंगे तो उसमें ये 7 नाम ही आपको देखने को मिलते हैं, 7 सूची आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि यहाँ इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है। तो यहाँ पे कितनी सूची हो गई है, 7 हो गई है, और 7वें में हमारे ये 2 और ऐड होते हैं। तो इसमें कुल 9 पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। अगर ऐसे पशु पक्षी देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे नीलकंठ मोर है तो इसमें 2 मोरनियों का जिक्र है। और भी अगर आप पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें जो है आपको ऐड होती हुई दिखाई देगी। ग्वारा गाय का बेटा भी बछड़ा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी इसमें इंक्लूड होती है, लेकिन मुख्य अगर बात करें तो यही आप ध्यान में रखिएगा कि 7 हो गए हैं और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 पशु पक्षियों का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणुकृत। तो ये क्या है, रिपोर्ताज है, प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। इसमें क्या है, बाढ़ और सूखे दोनों ही स्थितियों का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। और ये कब छपा था, तो अज्ञे जी के द्वारा संपादित दीनमान पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ ऋण जल से क्या अभिप्राय है, तो दक्षिण बिहार के सूखे और अकाल का वर्णन इसमें किया गया है। ऋण जल में किसका वर्णन है, दक्षिण बिहार के सूखे और अकाल का वर्णन है। वहीं पे धन जल की बात करें तो इसमें पटना की भयानक बाढ़ का वर्णन है। बाद हो गए तो भयानक बाढ़ का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ऋण जल में क्या हो गया, सूखा का वर्णन है, धन जल में बाढ़ का वर्णन है, और कहाँ का है वो भी आप देख सकते हैं जगह। ऋण का मतलब हो गया, ऋण जल का मतलब जल की कमी सूखा, धन जल का अर्थ हो गया जल की अधिकता बाढ़, ये हो गया। अब इसमें देखिए सन देख लीजिए, दोनों ही है। बिहार में सन 1966 में पड़े सूखे का वर्णन, तो ये जो सूखे का वर्णन है, ऋण जल में वर्णन है, ये कौन से टाइम का है, 1966 में। और वहीं पे ये जो धन जल है, पटना की बाढ़ का वर्णन, ये कब आया था, 1975 में। तो दोनों ही चीज़ों का इसमें वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अकेला मेला डायरी की, किसकी है, रमेश चंद्र शाह की। और इसमें कब से कब तक की एंट्री है, तो इसमें लेखक ने 1980 से लेके 1986 तक की एंट्रीज की है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2009 ईस्वी। और इस डायरी में उन्होंने जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, यीट्स, टी.एस. एलियट, मलयज, निर्मल वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही आदि लेखकों का जिक्र किया है। उनके बारे में जो है जिक्र किया है, उनके वार्तालाप जो है वो सब बताए हैं। अगली जो रचना है वो है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा। ये एक साक्षात्कार है और बनारसी दास चतुर्वेदी का दूसरा साक्षात्कार है। उनका पहला साक्षात्कार रत्नाकर जी से बातचीत है, जिसका संपादन जो है कहाँ किया गया है, 1931 सितंबर में विशाल भारत में ये प्रकाशित हुआ है। और प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये भी कब क्या हुआ है, ये भी जो है जनवरी में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ है। तो दोनों ही पत्र जो साक्षात्कार है वो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ है। इसमें बनारसी दास द्वारा प्रेमचंद जी का इंटरव्यू जो है वो लिया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और कुछ लोग जो है इसको न मान कि इसको ही जो है पहला साक्षात्कार, पहला इंटरव्यू जो है वो मानते हैं। अगला जो है वो है निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री। ये क्या है, एक पत्र साहित्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। इसमें जो है अब ये जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी है, उनकी कविताओं का संकलन जो है वो संस्कृत में जो है लिखते थे। तो संस्कृत कविताओं का संकलन जो है किस नाम से किया है उन्होंने, काकली नाम से, और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जानकी वल्लभ शास्त्री ने क्या लिखा है, काकली नाम से, और वो जो है 1930 में प्रकाशित है। निराला जी ने काकली के गीत पढ़कर जानकी वल्लभ शास्त्री को प्रिय बाल पिक संबोधित कर पत्र लिखा। तो किस नाम से वो पत्र लिखते थे, तो प्रिय बाल पिक, इस नाम से उन्होंने लिखा। इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में। और इसका जब आप पढ़ेंगे तो इसके शुरुआत में वर्ड लिखा हुआ है, अपनी फजली की उस करुण कातर दृष्टि को। तो निराला जब जानकी वल्लभ शास्त्री से पहली बार मिले तो उनको देखते ही होता है ना, जब आप किसी को देखते हैं तो पहली नज़र में जो है आप उस व्यक्ति के प्रति कुछ भी भाव आपके मन में आता है।
तो उनके मन में भी इस प्रकार का भाव जो है, उसकी ये पहली पंक्ति है जो मैंने यहाँ आपको दी है, तो हो सकता है आपको पूछ ले, तो यहाँ इसलिए ये पॉइंट दिया गया है। इसमें जो पहला पत्र प्रकाशित हुआ है वो है 13 जुलाई 1935 को, और इसका अंतिम पत्र जो है वो 15 जनवरी 1957 को प्रकाशित है। तो ये इसमें 2 तिथि ध्यान में रखिएगा। और पत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल जो है 109 पत्र है। ये हो गया। अगला है चिट्ठी पत्री अमृत राय के द्वारा। तो इसमें क्या है, अब मैं आपको ये चिट्ठी पत्रिका बता दूं तो ये पत्र साहित्य है। इसमें प्रेमचंद जी के पत्रों का संकलन है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1962 ईस्वी। ये क्या है, 2 खंडों में विभाजित है। और इसके पहले खंड के संपादक कौन है, अमृत राय और मदन गोपाल। और दूसरे भाग के जो संपादन करता है वो है स्वयं अमृत राय ने। ये चीज़ें हो गई। और पहले खंड में क्या है, तो प्रेमचंद जी ने जो दया नारायण निगम जो उनके मित्र थे उनको पत्र लिखे थे, तो उनका जो पत्र व्यवहार है उनका संकलन किया गया है। और इसमें पत्रों की बात करें तो 281 कुल पत्र हैं। और दूसरे भाग में जो है प्रसाद जैनेन्द्र जो उनके समकालीन लेखक थे, उनका पत्रों व्यवहार के साथ, यानी कि मिक्सअप जो उस टाइम के लेखक रहे हैं उन सब के साथ जो पत्र व्यवहार हुए उनका संकलन किया गया है। और इसमें जो पत्रों की संख्या है वो है 283। और इसमें कितने लोगों को पत्र लिखा गया है, तो 46 लोगों के नाम पर इसमें पत्र लिखा गया है। और इसमें जो पहला पत्र लिखा गया है वो किसको लिखा गया है, तो जैनेन्द्र कुमार को। ये मैं दूसरे भाग की बात कर रही हूँ। देखिए पहले भाग में आपको पता चल गया कि दया नारायण निगम के साथ पत्र व्यवहार है, और दूसरे में जो उनके समकालीन लेखक थे उनके साथ पत्र व्यवहार है। उसमें पत्रों का संकलन 281 है जो दया नारायण निगम के साथ है, और इसमें जो अन्य लेखकों के साथ है वो 283 है। और इसमें कुल लोगों की बात करें तो 46 लेखकों के साथ उनका पत्र व्यवहार है। पहला पत्र जो है वो जैनेन्द्र कुमार के साथ है, और जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद जी को बाबूजी संबोधन करके पत्र लिखते थे। तो जैनेन्द्र कुमार ने किस शब्द का प्रयोग किया है, बाबूजी। और उनका दूसरा पत्र संग्रह जो है वो किसके नाम पर है, तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा के साथ जो उनके पत्रों का संकलन है वो है। और इसमें जो अंतिम पत्र संग्रह है वो किसका है, हरिहर नाथ का है। तो ये आपका अमृत राय कृत जो है चिट्ठी पत्री उसका डिटेल हो गया है। तो आपको सारा जो है यूनिट 10 वो कंप्लीट हो गया है। उसके पूरे शॉर्ट नोट मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। किसी वीडियो पे चाहते हैं जल्दी वीडियो बने तो वह भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।